मैं अभिषेक आपका आईजीएस के ई लर्निंग पोर्टल पे स्वागत करता हूं। वेलकम टू द ई लर्निंग पोर्टल ऑफ आईजीएस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा आप लोगों का प्रिपेयर का डेट आ गया है, ऑलरेडी 14 नवंबर को पेपर है आपका, तो दिल्ली पुलिस के लिए आपने कमर कस ली है। पेपर्स एनालिसिस हमने 2 कंप्लीट कर लिए। एक और पेपर एनालिसिस के साथ में हम आपके सामने आए हैं। जो पेपर आपका कंप्लीट हुआ था 8 दिसंबर 2017 को, इसका कंप्लीट इवोल्यूशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कैसे पेपर आए थे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के लेवल से, आप उतना ही ज़्यादा अवेयर होंगे और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है, आपकी तैयारी थोड़ी अधूरी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग प्रैक्टिस बना रहे होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। बहुत आसान नंबर सिस्टम का एक सवाल पूछा गया आपसे कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या है। तो अब सम संख्याओं का योग सीधे फार्मूले पे रख दो, क्या वैल्यू n+1, यानी कि 30 और 30 + 1 कितना हो जाएगा, ये 30 × 31 930। आपका जवाब होगा 930। ऑप्शन बी पे हिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कितना ही आसान सवाल पूछा था। यही अगर सारे संख्याओं का अगर सम संख्याएं ना दी होती तो क्या होता है, n+1/2। चलिए अगला सवाल है आपका सिंप्लीफिकेशन से कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन से कितना आसान सवाल है, पर दशमलव के गुणा भाग में आप कभी गलती कर लेते हो। 1.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर। अब देखिए ये 1.01 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1.0201 प्लस 0.01 का स्क्वायर करोगे तो बस 2 डिजिट पे डेसिमल है, 4 डिजिट पे हो जाएगा। दशमलव सेम जगह पे है, यानी कि 1.0202, यही आपका आंसर है। 1.0202 ऑप्शन नंबर ए पे हिट करेंगे। कई सारे बच्चों को अगर दशमलव के गुणा भाग में भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऐसे देख सकते हो कि 1.01 का स्क्वायर होने का मतलब इसी संख्या में 1.01 से फिर से क्या कर दिया गया है, गुणा कर दिया गया। आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 80 to 120 विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 7 and 5। यह भी नंबर सिस्टम का ही सवाल है आपका कि 7 और 5 के बीच, 7 और 5 से दोनों से कट जाए और संख्या के लिए बाउंडेशन बना दिया कि वो कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए, 80 से 120 के बीच में होनी चाहिए। सो 80 से 120 के बीच में, यानी कि ये लिमिट बन गई कि हमें इसी के बीच में नंबर को ढूंढना है। 7 और 5 दोनों से डिविजिबल हो तो 7 और 5 से डिविजिबल होने का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, आप कितना आ जाएगा, ये 30। तो वो संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 30 से होगी, क्योंकि अगर 7 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही हो तो यार वो आपकी 7 और 5 35 से भी कटनी चाहिए। 7 और 5 से कट रही तो ये 35 से भी कटनी चाहिए। अब 35 का ये तो इसके लिमिट में है नहीं, 80 और 120 के बीच में तो आता नहीं है। हम इसका प्रोडक्ट ढूंढेंगे कि अगर हम इसका प्रोडक्ट 1 कर दें तो कितना आएगा, ये 35 इंटू 2 कर दें तो कितना आएगा, ये 70 इंटू 3 कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 105 इंटू 4 करते हैं तो कितना आएगा, 140। देखिए अब 2 से मल्टीप्लाई किया 70, ये हमने इसका प्रोडक्ट बना लिया कि अगर 35 से कोई संख्या डिविजिबल है तो वो 70 से भी होगी, 105 से भी होगी, 140 से भी होगी, उसका मल्टीपल, फैक्टर और मल्टीपल वाला। अब ये 35 तो इसका रेंज का नहीं है, यानी ये भी हमारे काम का नहीं है। काम का कौन है, हमारे 70 नहीं है, क्योंकि रेंज हमारा है 80 से 120 का। 105 ये हो सकता है, 140 ये भी नहीं हो सकता। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है 105 जो 80 और 120 के बीच में है और वो 7 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है। चलिए अगला सवाल, a + b का होल स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए अगर मैं a + b का होल स्क्वायर आपसे बात करूं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे a² + b² + 2ab। इसमें वैल्यू दे रखी है आपको, a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2 इंटू ab। ab की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5। ये हो जाएगा 100 बराबर a² + b² + 10, यानी कि a² +
बी स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 10, ये हो गया आपका 90। ऑप्शन बी पे हिट करेंगे, आगे मूव करेंगे। इसी सवाल को और आसानी से भी आप कर सकते हो। क्या करना था इसमें भाई, जब भी ऐसे संख्या पूछी जाए, स्क्वायर पूछा गया है, ए प्लस बी और ए बी दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर दो और इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा, और दोनों का क्या कर लो माइनस, यानी a प्लस बी वाली जो संख्या है इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, जो ए बी की वैल्यू है वो कितना है 5, उसका डबल कर दो, ये कितना हो गया 10, दोनों का माइनस कर दो, कितना आ गया ये 90। तो इतना बस समझाने के लिए था आपको, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 90। चलिए अगला सवाल है आपका, सी की आय बी की आय से 30% अधिक है। अगर सी की आय बी की आय से 30% अधिक है और बी की आय ए की आय से 30% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। सिर्फ लैंग्वेज में ही है इसमें, और कुछ भी सवाल में नहीं है। 3 लोग हैं आपके, ए बी और सी। ध्यान से देखिएगा, जो पहली लाइन है वो पहली लाइन क्या कहती है कि सी इज़ 30% मोर देन इनकम ऑफ बी, यानी कि कौन ज़्यादा है, सी की इनकम ज़्यादा है किससे, बी से, कितनी 30%। तो अगर मैं कहूँ कि जो सी है, बी अगर 100 रुपये कमाता है तो सी कितना कमाएगा, सी की आय ज़्यादा है ना, इन सी इज़ 30% मोर देन इनकम ऑफ बी, तो बी को हमने 100 मान लिया, सी कितना कमाएगा, आप बोलोगे 130, ठीक है 130, 0 से 0 यानी कि 10 और 13 का रेशियो आ गया इनके बीच में। सेम अगली लाइन, बी की आय ए की आय से 30% अधिक है, यानी इनकम ऑफ बी इज 30% मोर देन इनकम ऑफ ए। इसमें ज़्यादा कौन है, ए ज़्यादा है, इनकम ऑफ बी इज 30%, बी ज़्यादा है, यानी कि बी एक आपका 100 हो गया, बी हो गया आपका 130। इसमें भी रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा 10 और 13 का रेशियो। अब जब 10 और 13 का रेशियो आ गया तो आप बॉक्स मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो रेशियो वाले में। यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 13, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पे, ये हो गया 100, मल्टीप्लाई करोगे 130 और ये हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर 13 169। क्वेश्चन में पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब सामने दिख रहा है आपको कि सी की इनकम ज़्यादा है 169 है, ए की 100 है, कितनी ज़्यादा है 69, कितने के ऊपर 100 के ऊपर इंटू 100। हालांकि करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे डिफरेंस निकाल के बता सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा कितना 69%। ऑप्शन नंबर डी हिट करेंगे, आगे मूव करेंगे सवाल पे। तो सवाल ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ बनते हैं, सवाल बस ऐसे हैं कि आपको लैंग्वेज में फंसा के रख देते हैं। ये रेशियो का सवाल है आपका, एक्स वाई दे रखा है आपको। अगेन इसी मेथड पे हमने एक सवाल बनाया था, एक्स वाई जेड 3 रेशियो में निकालना है, एक्स वाई और जेड। एक्स पहले लाइन में एक्स वाई कितना दिया है 4 और 3 यानी कि 4:3। वाई जेड कितना दिया है 7:9। बस पूछा क्या है एक्स और जेड। अगेन बॉक्स, इसके 2 मेथड होते हैं, दोनों भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 7 इसके पहले वाली लेटर आ जाएगा, 7 ये भी हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे 28, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21। लेकिन पूछा किसका किसका रेशियो, ये ए बी सी, ये रेशियो हो गया एक्स वाई और जेड का। तो एक्स और जेड का रेशियो पूछा था, तो एक्स रेशियो जेड कितना हो जाएगा 28:27। यही आपका आंसर है 28:27। ऑप्शन नंबर बी पे हिट करेंगे। सेकेंड मेथड क्या कहता था, एक्स वाई दे रखा है आपको कितना 4 3 और ये कितना दे रखा था वाई जेड 7 और 9। तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो गया एक्स वाई और जेड ना, एक्स वाई जेड पूछा था आपको। अच्छा इसमें दे रखा है एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कैसे आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना हो जाएगा ये सीधे 7 4 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 3 का इधर करोगे आप 21 और इसका नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 9 3 जा 27। एक्स वाई जेड एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा 28:27। हिट करेंगे, आगे की सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल कहता है आपका कि द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, औसत का सवाल है। एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 18, यानी कि 15 संख्याओं का औसत दे रखा है क्वेश्चन में कि 18 ज्ञात किया गया था, लेकिन गलती हो गई। क्या गलती हो गई है, 3 संख्याएं जो थी वो 18 32 और 65, इनको गलती से क्या लिख दिया गया 25 29 और 56। यही थोड़ी सी मिस्टेक होती है आपसे कि किसको रॉन्ग मानना है किसको करेक्ट मानना है। तो एक तो गलत हुआ है, उसकी जगह पे कुछ संख्याएं लिख दी गई हैं। तो देखिए
एक सही वाली संख्या है और एक गलत वाली, यानी कि कुछ जो राइट थी और एक आपकी रॉन्ग थी। ठीक है, तो राइट वाली संख्या कौन है? जो सही संख्याएं कितनी हैं? देखिए, 3 संख्याओं को गलती से, यानी कि ये संख्या क्या है? सही है, ओरिजिनल है, इसको लिखना था, इसको गलती से क्या लिख दिया गया है? इतना लिख दिया गया है। तो ये लैंग्वेज आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा कि 3 नंबर्स आर वेयर रॉन्गली टेकन, मतलब रॉन्गली टेकन, गलती से कौन सी लिखी गई? ये वाली। तो गलत वाली संख्या कौन सी है? 25। ठीक है, गलत वाली संख्या कौन सी है? 25, 29 और 56। सही संख्याएं कौन सी हैं? 18, 32 और 65। सम कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए कि जितनी सही संख्याएं थी वो कितनी आ जाएंगी आपकी? 5, और ये हो जाएगा 6, 10, 115। इसको जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा? 0, 1, 1, 0। तो इसमें कितनी संख्याएं गलत हुई हैं? 115 सही होनी थी, गलती से वो कितनी हो गई हैं? 110 ही जोड़ के आ गई पूरी। कितने का वेरिएशन आ रहा है? 5 का वेरिएशन। 5 का वेरिएशन कितने के ऊपर? कितनी संख्याएं हैं टोटल? 50। यानी ये जो 5 का वेरिएशन होगा ये 50 में बटेगा, कितना आ जाएगा? ये 0.1 प्लस का 0.1। और ऑलरेडी दे रखा था कि औसत कितनी है 50 संख्याओं का? 18। उसमें कितना ऐड करना है? 0.1। तो इसमें 18 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 18.1। आपका ऑप्शन नंबर सी हिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर यही माइनस में आता तो जो पूरी औसत संख्याएं थी उसमें से हम क्या करते? इसको माइनस कर देते। चलिए, अगला सवाल कहता है, एक अ मैन बोरोड 8,000 रुपीज़ एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल बहुत ही, 1-2 सवाल तो फिक्स हैं, आते ही आते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। और इसके ट्रिक मैंने सिखाए थे आपको। 8,000 रुपीज़ उधार लिया था, कितने परसेंट पे लिया था? ध्यान देना, आपको 10% पे लिया था। 10% पे कितने टाइम के लिए लिया था? 1.5 टाइम के लिए लिया था, 1.5 ईयर्स के लिए लिया था, 1.5 वर्ष के लिए लिया था। और जो ब्याज था वो किस पे लिया जाता है? अर्धवार्षिक, यानी इट्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब भी हाफ ईयरली की बात आएगी आप क्या करोगे? रेट को आधा। पहले रेट कितना था? दे रखा है क्वेश्चन में आपको 10%, लेकिन जब हाफ ईयरली रेट लगाएंगे, हाफ ईयरली रेट, तो ये कितना हो जाएगा? 5%। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20। अगेन कितने साल? 1.5 साल की बात है। तो वही बात है भाई कि 1.5 साल की बात है, 6-6 महीने में ब्याज लगेगा। कितनी बार ब्याज लगेगा? 1, 2, 3, तभी तो। इसका मतलब 20 और 21, 20 और 21, 20 और 21। अगर यही 1 साल का होता 2 बार करते, 3 साल का है, 1.5 साल का है, 3 बार होगा। ठीक है, अगर 2 साल होता और हाफ ईयरली ब्याज कंपाउंड किया जाता तो कितने टाइम करते हैं हम इसको? 4 बार। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 8,000। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। जब ये मल्टीप्लाई करोगे, आप पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना अगर आपको क्यूब याद नहीं है। हालांकि इसका क्यूब 9261 होता है, लेकिन अगर क्यूब याद नहीं है आपको तो सीधे आप यहाँ से ऑप्शन से फिट कर सकते हो। 8,000 और ये वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपीज़, यानी ये जो 8,000 यूनिट आ गया, ये 8,000 रुपये के बराबर है। जिसका मतलब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करोगे आप, यही आपकी पूरी अमाउंट हो जाएगी। आप ऑप्शन से देखो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 ही आएगा। किससे ऑप्शन में 1 है, यहाँ पे कर सकते हो। अगर याद है आपको सीधे इसका क्यूब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप यूनिट डिजिट से भी इसको हिट कर सकते हो। इसका इकाइकांक 1 आएगा और यहाँ पे इकाइकांक सिर्फ एक ऑप्शन में है 1। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि बहुत लैंग्वेज बहुत हाई लिखी जाती है या आपको बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन डेटा दिया जाता है, नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा ट्रिक के साथ में आपको करना पड़ता है इसको। अगला सवाल है आपका, इफ़ अ वुमेन परचेज 14 एप्पल्स एट 13। बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। देखिए, जब भी ऐसा सवाल दिखे जहाँ पे आर्टिकल हो, यानी रुपीज़ हो और यहाँ पे आर्टिकल हो, ठीक, रुपए और वस्तु, कुछ रुपए में कुछ वस्तु खरीदी जा रही हो, कुछ रुपए में कुछ वस्तु बेची जा रही हो, या फिर दर हो कि 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी गई और 6 रुपए में 8 की दर से बेची गई। तो जब भी ऐसे सवाल हो, आप बस सिंपल सा इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओ कि एक तरफ रुपीज़ है और एक तरफ आपके आर्टिकल हैं, और पहले आप खरीदोगे उसके बाद आप बेचोगे। भाई कोई भी सामान अगर आपने पहले खरीदा
उसके बाद आप सेल करोगे, तो पहले कॉस्ट प्राइस फिर सेलिंग प्राइस। तो कितने रुपए में, 13 रुपीज़ में कितने आर्टिकल खरीदता है वो, 14। एक महिला खरीदती है कितना, 14 आर्टिकल, ठीक है। और 14 रुपीज़ में कितने के रेट से, 13 के रेट से सेल कर देती हैं। आप या तो देखो इसको 2 होता है, इनको इक्वल कर दो। इक्वल करने के लिए क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का, 14 का, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 का। और इक्वल किसको करते हैं हम लोग, हमेशा आर्टिकल को ही इक्वल करते हैं, हमेशा आर्टिकल को ही बराबर करते हैं वस्तु, क्योंकि भाई जितनी वस्तुएं आप खरीद के लाए हो उतनी ही वस्तुओं को तो आप सेल करोगे, उतनी ही वस्तुओं को बेचोगे आप, ठीक है। तो हम हमेशा वस्तु को बराबर करते हैं। या अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते बराबर, तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 का मल्टीप्लाई इसमें 13 में कर दो, या ऐसे कर लो, दोनों में से क्या कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा कितना आपका, 14 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 196। दोनों में कितने का डिफरेंस, दोनों में कितने का डिफरेंस, 27 का डिफरेंस, कितने के ऊपर, 169 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100। ये हो गया आपका प्रॉफिट। भाई ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ रही है ना, 196 रुपये मिल रहे हैं आपको बेचने पे, और ख़रीदने में 169 रुपये ही लग रहे हैं, 169 लग रहे हैं। तो यानी कि आपको 27 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर, 169 के ऊपर। इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा 2700 बटे 169। इसको भी आसान तरीका होता है कि आप ऑप्शन से कैसे इसको हिट कर सकते हो, या तो आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट नहीं करना चाहते आप इसको तो देखिए 169 को अगर हम एज्यूम कर लें कि 170 है, एक बढ़ा लो अपने से, 170 कितने टाइम्स जाएगा कि 2700 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 170, आप देखो 170 अगर मैं इसमें 15 का मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 5, लगभग 2550। तो इसके आसपास की वैल्यू आ रही है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 15.97, 15 के आसपास की वैल्यू। और आपके ऑप्शन दिख गया 15.97, आप उसको हिट करेंगे, आगे मूव करेंगे। या अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आंसर निकाल करके ऑप्शन को हिट कर सकते हो। अगला सवाल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का सवाल है। कहता है पंकज एक घड़ी को 900 रुपये में खरीदता है और उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ होता है। इस सवाल में आपको डिस्काउंट दिख रहा है 30% का, और प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 40% का प्रॉफिट दिख रहा है। कॉस्ट प्राइस भी है आपके पास, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 900 रुपये है। तो 900 रुपये कॉस्ट प्राइस है, उसको 30% का डिस्काउंट दिया और 40% का लाभ भी कमाया है। तो पहली बात, लाभ और हानि ये हमेशा किस पे होती है, आपको कॉस्ट प्राइस पे होती है, क्रय मूल्य के ऊपर होती है, ना कि विक्रय मूल्य के ऊपर होती है। और डिस्काउंट, छूट, बट्टा ये होता है हमारा मार्केट प्राइस के ऊपर, अंकित मूल्य के ऊपर, खुदरा मूल्य के ऊपर होता है। तो सीधे आप रख दो, जो मार्केट प्राइस होता है वो कितना, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। कितना आ जाएगा, 900 रुपये में ख़रीदा था, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया, कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहे थे आप, 40% का प्रॉफिट, और 100 माइनस डिस्काउंट कितना ले रहे थे, 30% का डिस्काउंट। ये हो जाएगा 900 गुणे 140 अपॉन 70, कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा, 2, और आपका हो गया 1800 रुपये। यानी आपने MRP कितनी रखी है, अंकित मूल्य कितना रखा है, ऑप्शन नंबर बी 1800 रुपये। ठीक है, हमेशा डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर लिया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस CP, SP और MP। CP SP पे क्या मिलता है, प्रॉफिट और लॉस, और SP MP पे क्या मिलता है हमें, डिस्काउंट। और इस सवाल में सीधे क्या पूछा था आपसे, अंकित मूल्य ही पूछा था, हो गया होगा आपका। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। The length of a diagonal of a square is 7 centimeter. What is the area of the square? यानी एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, आप सीधे देखो, पहले मैं समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में सॉल्व करना वो देख लेना आप। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का डेफिनेशन, इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं आपस में, भाई चारों भुजाएं अगर बराबर हैं, किसी स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो उसके विकर्ण, उसके डायगोनल भी क्या होंगे, वो भी बराबर ही होंगे। एक विकर्ण 7 है तो दूसरा विकर्ण भी 7 हो गया। एरिया बराबर क्या होता है,
एरिया बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब आप बोलोगे D1 D2 तो रोम्बस का होता है, भाई ये भी तो एक चतुर्भुज ही है, ये भी आपका एक चतुर्भुज है, वर्ग भी क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 7 इंटू 7, इसका मतलब 49/2, सॉल्व करोगे 24.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 24.5, ऑप्शन नंबर सी। वॉल्यूम पूछा होता तो 3D डायमेंशन दिया होता, 3D डायमेंशन या 3D ज्योमेट्री दी होती, आपको कोई 3D शेप दिया होता, क्यूब और क्यूबॉइड दिया होता, तो उसका यूनिट क्या हो जाता, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे एरिया पूछा था, तो एरिया कितना है आपका, तो वर्ग का क्षेत्रफल या तो भुजा गुणे भुजा कर लो, या तो फिर अगर भुजा बराबर है डायगोनल्स भी हैं, डायगोनल्स भी कर लो आप, तो डायगोनल्स का मल्टीप्लाई एग्जाम में कैसे करना है, विकर्ण दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 गुणे 7/2 कर दो, ये हो जाएगा 49/2, 49/2, इसका मतलब हो जाएगा 24.5, दैट्स इट। ये जवाब है आपका, ये समझाने के लिए था, एग्जाम में आपको बैठ के ऐसे सॉल्व करना है। अगला सवाल टीएसडी का सवाल है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। एक रेलगाड़ी जो है वो 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यानी इस सवाल को देखो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से बताऊंगा आपको, दोबारा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी छूटेंगे नहीं। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया है, 2 प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 320 मीटर और दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है 230 मीटर। पहले प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितने सेकंड में पार करती है, आप बोलोगे 30 सेकंड में, और दूसरे वाले को 25 सेकंड में। तो आप ये बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि भाई दोनों पे टाइम दिया हुआ, दोनों का दिया हुआ डिस्टेंस, आप वहाँ से इसको दोनों का माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अब एग्जाम में आप ट्रेडिशनल मेथड से तो अप्लाई करोगे नहीं, तो ये फार्मूला तो यूज हमें करना है, लेकिन इसका हम लोग कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, जो डिस्टेंस दे रखी है, आप बोलोगे डिफरेंस कितने हैं 90 का। ये डिफरेंस कितना है टाइम का, समय का टाइम कितना डिफरेंस है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना आ रहा है आपका, ये 90 है, टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 5, ये 30 सेकेंड और 25 सेकेंड, तो कितना सेकेंड हो गया 5 सेकेंड। कट करोगे कितना आ जाएगा आपका 14। ये 14 क्या हो गया आपका, देखो ये 14 हो गया। अब इस 14 की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख, चाहे आप इस वाले साइड में रख लो, चाहे आप इस वाले साइड में रख लो, आप दोनों से हम आंसर को निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि प्लेटफॉर्म पार कर 25 सेकंड, रेलगाड़ी की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई ही बतानी है आपको, ट्रेन की डिस्टेंस ही बतानी है। तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये मिस्टेक हो गई, ये 14 नहीं, 14 5 70 होता है, 18 होगा। तो 18 दे रखा है आपको, और इस साइड में अगर रखो आप तो कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है 18 क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, तो ये हो जाएगा इतना मीटर है ना, मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। 18 मीटर पर सेकेंड है और 30 सेकेंड तक चला है, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, आप बोलोगे 18 गुणे 30 कितना हो जाएगा, ये 540। इस 540 मीटर में प्लेटफॉर्म कितना है 320 का, बस इसको माइनस कर दो आप, क्योंकि जब भी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करती है तो ये प्लेटफॉर्म हो गया यहाँ पे, और जब यहाँ से रेलगाड़ी पार कर रही होगी, गुजर रही होगी, तो अपनी पूरी लेंथ भी तो कवर करेगी। यानी इस पूरे डिस्टेंस में जितना वो ट्रेवल की है 30 सेकेंड में, उसमें उसने प्लेटफॉर्म को भी कवर किया है और अपनी लेंथ को भी कवर किया है, तो दोनों को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 0 to 220 मीटर। तो ऑप्शन हो गया आपका 220 मीटर। आप बोलोगे मुझे इस साइड से नहीं, इस वाले से आप बताओ, ठीक है उधर से भी देख सकते हो आप। 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, 25 सेकंड तक ट्रेवल किया था, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी 25 इंटू 18, कितना आ जाएगा ये 25 इंटू 18, 0 18 2 36 और 9 45, 450 मीटर टोटल डिस्टेंस। इसमें से कितना है, इस 450 मीटर में आपका प्लेटफॉर्म कितने का था 230 मीटर का था, माइनस कर दोगे आप 0 2 2,
तो दोनों तरीके से आपका सवाल बन सकता है, दोनों तरीके से जवाब एक ही आएगा, 220 मीटर 220 मीटर। सो ट्रेन के ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ट्रिक से बनाना, दोनों का डिस्टेंस का जो डेरिवेशन आ रहा है वो, टाइम का जो डेविएशन आ रहा है वो, डिवाइड कर दो डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको पता है किस में आ जाएगा, स्पीड में आ जाएगा, फिर किसी एक साइड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला सवाल है उम्र से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, जो आपकी निकलती जा रही है उम्र, और सिलेक्शन दूर दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं। तो राहुल इज 50 ईयर ओल्ड एंड मोहित इज 70 ईयर ओल्ड, हाउ मेनी ईयर्स अगो देयर वाज अ रेशियो 1:2। ठीक है, देखिए अभी जो दो लोग हैं, एक राहुल है, ठीक है, और एक आपके मोहित हैं। तो राहुल और मोहित की करंट एज कितनी है, 50 और 70, 50 ईयर और 70 ईयर, रेशियो कितना हो गया, आप बोलोगे 5:7 है, ठीक है। कुछ सालों के बाद इनका अनुपात कितना होना चाहिए, 1:2। तो ये 1:2 जो है वो कितने साल होगा, आप इसको ऑप्शन से भी हिट कर सकते हो, ऑप्शन से ना हिट करना चाहो तो अब दोनों तरीके बता रहा हूँ। 5 और 7 पहला है, और उसके बाद का रेशियो कितना, 1 और 2। यहाँ पे इन दोनों का गैप कितने का, आप बोलोगे 2 का गैप, यहाँ पे इन दोनों का गैप कितना, 1 का गैप। तो ऐसा थोड़ी है, उम्र जिस रेशियो से बढ़ती है, जिस 5 साल बाद भी अगर आपके और आपके भाई के एज में अगर 5 साल का गैप है तो 10 साल बाद भी 5 साल का ही गैप रहेगा, ऐसा नहीं कि वो रुका हुआ उसका एज, आप बढ़ रहे हो। तो इसमें भी ये एज जो गैप डिफरेंस आ रही है इसको हमें इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई अगर 2 का कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 4। देखिए अब 2 और 4 यहाँ से आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 3 ईयर का आ गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कट जाए, या ये 50 और 70 था तो ये 20 और 40 हो जाएगा, इनके बीच का गैप कितना हो गया, 30। तो सीधे सीधे ऑप्शन मिल गया आपको 30 ईयर, या 3 से डिविजिबल आपका ना 35 नहीं है, 25 नहीं है, 20 नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 30 साल। तो या तो आप सीधे आप यहाँ से कर सकते हो कि इनके बीच का गैप कितना, 3 साल, 3 का डिविजिबल कौन है, या ये 50 माना, ये 50 था, ये 70 था, तो ये 20 और ये 40 हो जाएगा, ये रेशियो यहाँ पे। ऑप्शन से कैसे हिट करना है, आप देख लो 50 में से क्या घटाओ, 50 और 70 है, 50-70 में एक ही ऑप्शन ऐसा है 30 जो घटाओगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40, और इन दोनों में कितने का रेशियो, 1:2। यही आपको सेटिस्फाई कर रहा है आपका आंसर, 1:2 ही अनुपात बनता है, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। टाइम एंड वर्क, क्वेश्चन कहता है अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता से 150% है। देख रहे हो विनोद, अनुज की क्षमता फिर से ज़्यादा हो गई, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता से 150% है। यदि अनुज एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। चलिए भाई, अनुज हो गए और विनोद हो गए, तो विनोद तो बस देखता ही रहेगा, अनुज और विनोद। चल, तो अनुज की इफ़िशियंसी कितनी है, 150%। और आपको पता है इफ़िशियंसी, अगर इफ़िशियंसी में 1:2 का टाइम है का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, 2:1, क्योंकि जब भी इफ़िशियंसी की बात की जाती है, जो जितना ज़्यादा इफ़िशियंट होगा वो उस काम को क्या करेगा, उतने ही कम समय में करेगा, जो जितना कम इफ़िशियंट होगा वो काम को उतने ही ज़्यादा समय में लगाएगा। मतलब इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के, समय के। इफ़िशियंसी अगर बढ़ेगी तो समय घटेगा, इफ़िशियंसी घटेगी तो समय बढ़ेगा। तो इस सवाल में पूछा गया आपसे कि 150% है, 150% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप ऐसे बना सकते हो 100 + 50, और 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 + 50% का फ्रैक्शन 2, कितना हो जाएगा, 3/2। अगर आपको याद है सीधे 150% का फ्रैक्शन तो बहुत अच्छी बात है, 3 और 2। इसमें इफिशियंट कौन है, विनोद तो देखता ही रह जाएगा। अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता से 150% अधिक है, यानी अगर ये 3 है तो विनोद कितना है, 2 है, ठीक है। अगर ये 3 है तो विनोद की क्षमता कितनी है, 2 की है, 3 और 2, ये इनकी क्षमताएं हैं, इफ़िशियंसी है क्षमता। तो अगर इफ़िशियंसी ये है तो उनका समय का अनुपात क्या होगा, अगर ये क्षमता का रेशियो है, क्षमता का अनुपात है, तो उनके समय का अनुपात अभी मैंने आपको बताया कि उल्टा हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, 2:3। और सवाल में ही बोला गया है कि अनुज एक काम को कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में। तो ये जो 2 की वैल्यू है ये कितना दे रखा है आपको, 10 दिन, ठीक है, 10 दिन।
तो अगर अनुज 10 दिन में करता है जिसकी वैल्यू 2 की दे रखी है 2, यानी कि ये कितना है इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? विनोद कितने दिन में कर रहा होगा? आप बोलोगे 15 दिन में। भाई 2 से 10 बनाने के लिए गुणा किया गया 5 का, तो वही गुणा यहाँ भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। तो सवाल अब तो आ गया आपके पॉकेट में, ठीक है भाई। ये 10 दिन हो गया और ये 15 दिन हो गया, दोनों को मिलकर काम करना है। कितना हो जाएगा रेशियो एलसीएम? 30 हो गया। 3 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार। टोटल काम 30 करना है, दोनों मिलके कर रहे हैं तो किस क्षमता से करेंगे? 5 से। कितना हो जाएगा आपका? 6 दिन। बस 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। देखिए इस सवाल को कैसे अप्रोच करना है आपको। 2 की पावर यहाँ पे दे रखी है, कौन सा कथन सत्य है, विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। तो 2 स्टेटमेंट दे रखा है, एक तो ये है, एक एक करके बात करते हैं। 2 की पावर 400, अब अगर 2 की पावर 400 है और एक है आपका 3 की पावर 300, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेस तो हमारा सेम नहीं है, आप पावर को सेम करो। ऐसे जब भी ऐसे पावर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उनके पावर को इक्वल करके फिर बेस को देखो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। क्या ये जो कोई स्टेटमेंट लिखा है वो सही है? अब बोलोगे पावर कैसे सेम किया जाए? हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और इसकी पावर 100 लिखा जा सकता है। बोलोगे हाँ। इसको क्या लिखा जा सकता है? 3 के पावर 3 और उसकी पावर 100, क्योंकि भाई m के पावर n mn हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, जब ब्रैकेट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 300, इसको हटाओगे 400। 2 के पावर 4 कितना होता है? 16। 16 की पावर 100, यहाँ पे 3 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा? 27 की पावर 100। अब इसमें जब पावर सेम हो गया तो देखो बेस 16 और ये 27, कौन बड़ा होगा? 27 वाला बड़ा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, 27 बड़ा होगा। यहाँ पे दे रखा है कि ये वाला बड़ा है वैल्यू 2 के पावर 400, यानी कि ये तो गलत हो गया, राइट। सेम आप इसमें देख लो, 3 के पावर 400, इसको करोगे तो क्या करोगे आप? 3 के पावर 4 और इसकी पावर 100 ग्रेटर देन, यहाँ पे लगा रखा है 4 के पावर 3 और इसकी पावर 100। 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 81 की पावर 100 और ये कितना हो जाएगा? 64 की पावर 100। तो जाहिर सी बात है 81 तो बड़ा है ना 64 से, तो इसमें आपका ये स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रू। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। केवल ऑप्शन सेकेंड ही सही है, यानी 3 के पावर 400 बड़ी वैल्यू है, ये होगी 81, ये होगा 64, 81 बड़ा है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आंसर। तो ये था एक कंप्लीट पेपर एनालिसिस आपका, जो पेपर पूछा गया था। तो हमने लगभग प्रैक्टिस शीट करा दी आपको, 3 प्रैक्टिस शीट। होपफुली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में।